हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हम पिछले हेडिंग में बताए थे कि जो जीने का संघर्ष था उसमें फ्रांस के लोगों के जो जीवनचर्या यानी कि दिनचर्या वाला जो कंडीशन था वो दिन प्रतिदिन कठिन होता चला गया। इससे क्या हुआ कि जो फ्रांस के लोग थे उनकी दिनचर्या यानी कि जो रोज़मर्रा की जो वस्तुएँ थी वो मिलना असंभव यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था। इससे क्या हुआ कि उनके जो जीवन जो था वो संकट में आना शुरू हो गया था। इसीलिए इस हेडिंग का नाम दिया है जीने का संघर्ष। इसमें क्या हुआ था कि आप लोगों को यहाँ दे दिया है कि सन 1715 में क्या हुआ था कि जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी 2.3 थी, मगर क्या हुआ कि यही आगे चल करके 1789 ईस्वी में 2.8 करोड़ हो गई थी। इसमें क्या हुआ कि इसमें वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है, तो जब वृद्धि हुई थी तो क्या हुआ था कि जो फ्रांस के लोग थे वो जहाँ पे भी काम करते थे, है ना, तो उनकी काम तो कर रहे थे मगर उनके जो सैलरी थी ना वो उस खान के जो मालिक होता था उनके ऊपर डिपेंड करता था कि कितना देगा, और सब पैसा वही तय करता था। इससे क्या हुआ कि फ्रांस की जनसंख्या तो बढ़ रही थी मगर बढ़ती जनसंख्या के अनुसार उन लोगों की जो इनकम था यानी कि कमाई वो नहीं बढ़ रहा था। इससे क्या हुआ था कि जो फ्रांस के लोग थे उनके अंदर असंतुष्टि का भाव उत्पन्न होना शुरू हो गया था, है ना। उसके बाद से और भी अनेक जगह जो कार्य करने वाले लोग थे जो फ्रांस में रह करके इधर उधर कार्य करते थे उनकी भी सैलरी या उनका जो इनकम था वो दिन प्रतिदिन जनसंख्या या समय बढ़ने के फलस्वरूप उनकी जो इनकम थी वो बढ़ा ही नहीं। इससे क्या हुआ कि उनकी जो आवश्यकता की जो पूर्ति थी उतने पैसे में नहीं चल पा रही थी, जिसके वजह से उनकी जो समय था या जो उनका खर्चा था वो वहाँ नहीं हो पा रहा था, जिससे वो लोग उन लोगों का जो जीने वाले जो तरीका था वो धीरे धीरे संकट में आना शुरू हो गया था। इसीलिए इस जो हेडिंग को जाना गया है कि जीने का संघर्ष। आप लोग ये सन याद रखिए 1715 में क्या हुआ था कि इनकी जो संख्या थी 2.3 करोड़ थी मगर 1789 ईस्वी में यही जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई थी, है ना। चलिए अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए यही जो जीने का संघर्ष है इसमें कह रहा है कि जीवन संकट। जीवन संकट कहने का मतलब क्या है कि ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, यानी कि जो हम लोगों के पास सीमित साधन था वो भी खत्म होना शुरू हो जाए और उसके ऊपर भी खतरा मंडराने लगे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जीवन संघर्ष में है ना। तो यही वाला कह रहा है कि इसमें जो जीवित रहने के लिए जो न्यूनतम साधन था वह भी खतरे में पड़ने लगा था, है ना, यानी कि खत्म होने लगा था। इसीलिए जो फ्रांस के लोग थे उनके जीवन खतरे में यानी कि संघर्षमय होना शुरू हो गया था। और देखिए फ्रांस में ना उस समय सबसे ज़्यादा लोग जो पाव रोटी था उसका सेवन करते थे, और आप लोग को इसी पार्ट के पिछले वीडियो में बताए थे कि जो पाव रोटी था वो भी दिन प्रतिदिन महंगा हो गया था, जिससे जो बेकरी वाले दुकानदार थे उन सब ने पाव रोटी देने से इनकार कर दिया, और इससे क्या हुआ कि फ्रांस में पाव रोटी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, आगे देखिए। फिर उसके बाद से अगला जो हेडिंग था ये वाला तो हो गया था। अगला हेडिंग था अनाम। अनाम कहने का मतलब कि जिनका नाम मालूम ना हो, किसी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति जो फ्रांस में आया हो या फ्रांस से बाहर गया हो जिनका नाम मालूम नहीं था, उस प्रकार के व्यक्तियों को अनाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अब अगला हेडिंग आप लोगों का और इस पार्ट का अंतिम हेडिंग, ठीक है, कह रहा है कि उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की थी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मध्यम वर्ग था, आप लोगों को कल तीन कैटेगरी बताए थे फ्रांस में, एक था कुलीन, एक था पादरी, दूसरा था कुलीन और तीसरा था, बोलिए आप लोग भी पीछे से बोलते चलिए, ठीक है, तीसरा था निम्न वर्ग, है ना। और निम्न वर्ग में क्या थे, वकील थे, किसान थे, डॉक्टर थे, बेरोजगार थे, जितने भी लोग थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, खेतीहर मजदूर थे और बिना खेत वाले भी मजदूर थे, उसमें अनेक प्रकार के लोग सम्मिलित थे जो निम्न वर्ग में था, है ना। तो देखिए इसमें क्या था ना कि इसमें एक नया जो वर्ग था ये 18वीं सदी में उभरना शुरू हुए थे, है ना। ये जो 18वीं सदी में जब ये लोग उभरना शुरू हुए थे तो इन लोगों में जितने भी लोग शामिल थे ये सब पढ़े लिखे लोग थे। इन लोगों ने कुछ के बारे में विचार किया और इन लोगों ने अपने अंदर ये विचार धारणा बसाया या अपने अंदर ये विचार धारणा लाए कि अगर हमारे समाज में जैसे पहले चल रहा था अगर वैसे आज भी चलता रहे तो हमारा जो समाज है कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। इसमें जो पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों का विचारधारा ये था कि जितने भी विशेष अधिकार दिए गए हैं कुलीन वर्गों को, है ना, कुलीन वर्ग जैसे कि पादरी वर्ग थे और ये जो प्रथम स्टेट था, है ना, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इन दोनों को जो भी अधिकार दिए गए हैं इन सबको खत्म करना चाहिए और जो व्यक्ति उसके योग्य है उसको इस पद पे रखना चाहिए। इसी का ये लोग विरोध करने वाले थे। और ये जो मध्यम वर्ग था ना ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये क्या था ना कि जो निम्न वर्ग था और जो प्रथम वर्ग था यानी कि कुलीन वर्ग,
है ना। देखिए पहले दो ही वर्ग थे, प्रथम वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग और दूसरा बोलिए निम्न वर्ग, है ना। इन दोनों को मिलाकर के तीसरा वर्ग बना था मध्यम वर्ग। इसमें देखिए मध्यम वर्ग भले ही मध्य वाला था, मगर इसमें बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे, समझदार थे, सोचने समझने की क्षमता इन लोगों में सब में थी। ठीक है, तो देखिए ये लोग अनेक प्रकार की बातों को लेकर के सरकार के सामने अपनी बात रखना शुरू किए, और सरकार जब इनकी बातें नहीं मानती थी तो ये लोग अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में अपने खबरों को छपवाते और पूरा फ्रांस में वितरित कराते थे, है ना। चलिए देखिए तो इसमें क्या कर रहा है, पहला पॉइंट कर रहा है कि 18वीं सदी में मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। ये याद रखिएगा कि 18वीं सदी में ही मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। इसमें देखिए विशेषाधिकार, ये विशेषाधिकार किसके हैं, बोलिए, ये विशेषाधिकार कुलीन वर्ग के हैं। ठीक है, और कुलीन वर्ग में जो पादरी थे ना वो आते थे, और जो राजघराने के जितने भी संबंधी लोग थे वो सब आते थे। तो इसमें देखिए ये जितने भी इनके विशेषाधिकार थे कुलीन वर्ग वालों के लिए, जैसे कि वोट देने के अधिकार थे, और उसके बाद से कर न देने का अधिकार, और भी अनेक प्रकार के जो अधिकार थे ना, इसके ये लोग विरोधी थे। कौन, मध्यम वर्ग के लोग। ये लोग कहते थे कि जो भी जन्मना यानी कि जन्म के आधार पर जो अधिकार मिला है ना, वो सभी अधिकार खत्म होना चाहिए, है ना। और जो भी ये अधिकार उनको दिया जा रहा है, जो जन्म से मिल रहा है, तो यह अधिकार अब उनको नहीं दिया जाना चाहिए। यह अधिकार अब उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो इसके योग्य है ना। आगे देखिए, फिर उसके बाद से कह रहा है कि मध्यम वर्ग के लोग, जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो थे कौन। तो इसमें देखिए कह रहा है कि वकील, प्रशासनिक सेवक यानी कि सरकारी कर्मचारी, है ना, उसके बाद से डॉक्टर आदि। तो आप देखिए जो वकील होगा ये भी पढ़ा लिखा होगा, प्रशासनिक सेवा करने वाला ये भी पढ़ा लिखा होगा, डॉक्टर ये भी पढ़ा लिखा होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे, इस 70 से 80 नहीं, 80 से 90% तक लोग इसमें पढ़े लिखे थे, यानी कि शिक्षित थे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगला पॉइंट है, कह रहा है कि स्वतंत्रता, उसके बाद से समान, उसके बाद से नियमों तथा समान अवसरों। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी फ्रांस के लोग हैं उनको स्वतंत्रता, समानता, उसके बाद से नियमों यानी कि समान नियम कानून जो भी है वो समान नियम हो, तथा समान अवसरों पर आधारित। ठीक है, समान अवसर पर आधारित क्या हो कि समाज की परिकल्पना। कौन कौन किए थे, यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा, जान लाक और जया जाक रूसो। ठीक है, पहला जान लाक और जया जाक रूसो, जैसे ना ये दार्शनिकों ने क्या किया, प्रस्तुत किया था। क्या चीज का, तो यहाँ पे देखिएगा स्वतंत्रता और उसके बाद समान नियमों का तथा समान अवसरों पर आधारित फ्रांस की जो समाज थी ना, इनके आधार पे ये जान लाक और जया जाक रूसो, आप केवल रूसो भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो थे ना, क्या थे, ये दोनों दार्शनिक थे। दार्शनिक का कार्य क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में घूमना और उन दोनों के बीच में तुलना करना और वहाँ के लोगों को बताना कि आप लोगों का जो जीवनचर्या है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और आप लोगों की जो जिंदगी है वो उनकी अपेक्षा खराब है। ठीक है, तो ये तुलना करने वाले थे, यानी कि ये दार्शनिक थे। और ये थे कहाँ के, बोलिए, तो ये जो दार्शनिक दोनों थे ना, ये थे फ्रांस के। और ये किसी से तुलना करा रहे थे, आप लोग जो पिछले वीडियो था उसमें बताए थे कि अमेरिका के 13 उपनिवेश जो थे ना, जिस पे ब्रिटेन जा करके कब्जा किया था, उनको आज़ाद कराने में फ्रांस के ही लोगों का हाथ था, है ना। तो जो फ्रांस के लोग थे, ये लोग जब यहाँ के जब दार्शनिक अमेरिका जाकर के घूम के आए, तो उन लोगों ने देखा कि जो फ्रांस के जितने भी अधिकारी थे, उनके प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष अधिकार दिया गया है ना। अधिकार में स्वतंत्रता थी, अनेक प्रकार के कार्य थे, और वो व्यक्ति वही शासन करेगा या कोई भी व्यक्ति उस पद पे तभी जाएगा जब वो इसको योग्य होगा। जब वो लोग वहां से घूम करके आए तो फ्रांस में देखा कि फ्रांस में तो स्थिति सभी की खराब है। तब उन लोगों ने, जो फ्रांस में राजा था, कौन था, बोलिए, लुईस लाहवा। ठीक है, उसके विरोध में इस प्रकार के बातों के लेकर के दार्शनिकों ने क्या किया, प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तुत करने का मतलब कि लोगों के बीच में बातें बताना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि राजा के कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो इसके जितने भी फ्रांस के लोग थे उन सब ने इस प्रकार के पर्चे को ना, जो आता था मार्केट में, उसको लेकर के चौराहे पे खड़े हो करके जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि जो व्यक्ति अनपढ़ है ना उसे भी समझाया जा सके, है ना। तो इस प्रकार के कंडीशन थे इसमें। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, फिर कह रहा है कि मोंटेक्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये वाला याद रखिएगा, कहाँ, ये वाला बहुत पूछता है। कह रहा है कि जो मोंटेक्यू है, मोंटेक्यू के द्वारा लिखी गई पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, इनमें क्या लिखा गया, इस पुस्तक में
विधायिका, ये याद रखिएगा, विधायिका, उसके बाद से कार्यपालिका और उसके बाद न्यायपालिका। देख रहे हैं ये तीन वर्ड, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीन प्रकार के वर्डों के वर्ड यानी कि सेंटेंस के बारे में के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। सत्ता विभाजन मतलब कि जो राजा है उनके शक्तियों का विभाजन तीन भाग में होना चाहिए। वो भाग कौन कौन से थे? एक था विधायिका, एक था कार्यपालिका और एक था न्यायपालिका। और ये व्यवस्था हमारे यहाँ लागू है आज, है ना? किसमें? विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। और ये इसी बात को जिक्र किया कौन? यही थे मॉन्टेक्यू। और ये इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस पुस्तक में इन्होंने यही लिखा था कि जो फ्रांस की जो विधायिका है यानी कि जो शक्तियां हैं वो तीन भागों में होना चाहिए। कौन कौन से? एक विधायिका और एक कार्यपालिका और दूसरा न्यायपालिका। इन तीन प्रकार की व्यवस्थाओं में उनकी शासन व्यवस्था बंटनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि फ्रांस के जितनी भी शक्तियां हैं सब अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाएंगी। इससे क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति के पास ज़्यादा अधिकार नहीं होगा। इससे यह होगा कि उस देश में किसी भी व्यक्ति को जब किसी की जरूरत पड़ेगी तो वह उनके आगे जाएगा और जा करके अपने कार्यों के लिए अनुमति मांगेगा, है ना? तो देखिए, अगर किसी भी देश में, वो देश कैसा भी हो, अगर सभी शक्तियां एक व्यक्ति के पास निहित होता है तो इतना कन्फर्म है कि उस देश में राजतंत्र हो, और राजतंत्र होना या पहले से राजतंत्र हो, ये एकदम कन्फर्म है। कहने का मतलब क्या है? यानी कि ऐसा देश जहां पे सभी शक्तियां केवल एक व्यक्ति के अंदर निहित हो तो वह देश निश्चित रूप से राजतंत्र कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने उत्तरी कोरिया देखा है ना? और ऐसा देश जहां पे सभी शक्तियां अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच बांटा गया है, वह राष्ट्र कभी भी राजतंत्र नहीं बन सकता, है ना? जैसे कि हमारा देश है, हर एक व्यक्ति के पास अपना अलग अधिकार होता है, वह किसी के दबाव में या किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। तो उसी प्रकार ये जो था ना, तो इसको लेकर के फ्रांस में अनेक प्रकार की बातें कही गई, जिससे फ्रांस के लोग इनके बातों को सहमति भी जताए थे और ये भी इसके नाम से, अपने नाम से पत्रिका छपवाते थे और पूरे फ्रांस में पढ़ने के लिए इसको क्या करते थे? लोगों को बीच में जाकर के पढ़ते थे या लोगों को यह प्रेरित करते थे कि आप लोग इसके बारे में जानें और आप लोग अपनी जो कंडीशन या आपकी जो स्थिति है इसकी तुलना करें किसके साथ? अमेरिका के साथ। कारण क्या है कि अमेरिका की यही ना आज़ाद कराया था, और ये क्या किया था? अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी कर्ज के लिए लिया था, है ना? तो इतने सब कंडीशन थे। तो आप देखिए, आप लोग इसमें यह भी याद रखिएगा कि जब अमेरिका को आज़ाद कराया था तब फ्रांस ने पैसा वैसा कर्जा लिया था। इससे क्या हुआ कि उसकी स्थिति खराब हो गई थी। मगर जब अगली कंडीशन, जब ये तीसरे मध्यम वर्ग उभरने का कुछ रीजन था, ठीक है? रीजन क्या था? रीजन यही था कि जब ये लोग शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे तो जो फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, वो क्या किया ना कि जो कर्जा था उसकी भरपाई करने के लिए फ्रांस के लोगों के ऊपर और ज़्यादा कर्ज बढ़ा दिया, है ना? तो कर्ज मतलब कि टैक्स, जो टैक्स था वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि फ्रांस के लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इससे ये लोग क्या किए कि रूस के जो फ्रांस के राजा थे उनके प्रति विद्रोह करना शुरू किए फिर से। और वह विद्रोह इस तरफ से था, पहले के जैसा विद्रोह नहीं था, यानी कि ये विद्रोह जैसा कि मारना, लड़ाई झगड़ा करना उस प्रकार का नहीं था। ये विद्रोह कुछ हट के था, कुछ अलग था, है ना? इससे क्या था कि किसी का नुकसान भी नहीं होगा और हमको आसानी से अपना हक भी मिल जाएगा, है ना? तो ये मध्यम वर्ग थे और इनका ये अपना कार्य था, ठीक है? तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तब तक हम साइड में, ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को जितनी भी घटनाएं बताएं आप लोग उसको अपने कॉपी पे या जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट कर लीजिएगा। वो आपके पाठ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थी इतने तक, ठीक है? इसमें देखिए क्या हुआ कि जब वहाँ पे टैक्स की मात्रा बढ़ने लगी तो वहाँ के यानी कि फ्रांस के लोगों ने लुई 16वां के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अनेक प्रकार के संगठनों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। जो आप लोगों ने पीछे अभी ख्याल में पढ़ा था वो था मध्यम वर्ग के लिए, मगर जो निम्न वर्ग के लोग थे वो, और जो कुलीन वर्ग के कुछ लोग थे वे, ठीक है? आप लोगों को बताएंगे कभी जब आप लोग अगले पाठ अभी पढ़ेंगे ना, तो उसमें अगले पाठ में यानी कि पाठ 2 में उसमें भी कुछ घटनाएं इसी संबंधित है। क्या हुआ कि इसमें लुई 16वां ने कर बढ़ाया और लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो इसका जो अगला पाठ है अगले वीडियो में मिलेगा, मगर यहाँ तक इस पाठ के लिए इतना ही था, ठीक है? आप लोगों के लिए एक SW है और ये वाला कॉपी पे लिख लीजिएगा और इस बॉक्स में आप लोगों को भरना होगा, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए SW है, ये आप लोग कहीं पे नोट करके इसको भरना होगा, एकदम नेसेसरी आप लोगों के लिए, ठीक है? इस बॉक्सों में
भरना होगा, जैसे कि निशान दिया है उसी आधार पे। आप लोग अगर पास किताब नहीं है तो आप लोग इसे कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको भर करके, है ना, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ऐसे क्या होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद 3, 4, 5 ऐसे भी आप बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 जैसे तीर बना है 1, 2, उसके बाद यहाँ पे 3 या ये 3 या ये वाला, ठीक है, तो 3, उसके बाद ये वाला 4, ये वाला 5, कैसे भी करके आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, है ना, ताकि आपकी जो भी समस्या है उसको हम लोग दूर कर सकें। आप लोग बताएंगे तभी तो हम लोग दूर कर पाएंगे, और ना नहीं बताएंगे तो फिर हम लोग कैसे आप लोगों की समस्याओं का निदान कर पाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी परेशानी या समस्याओं को लिखना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जाते जाते हम आप लोगों से एक बात करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्त या मित्र तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि वो लोग भी इस वीडियो का आनंद लें। तब ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।